Good morning, everyone. Hope your studies are going well and you are now prepared for September 24 examination. अब इंस्टीट्यूट ने भी अपनी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स रिलीज़ किए हैं सितंबर 24 एग्ज़ाम्स के, और टैक्सेशन से रिलेटेड ये रिविजनरी टेस्ट पेपर है जो कि हम क्या है एमसीक्यू रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, लेट अस डिस्कस द सेम। मिस्टर नवीन, aged 40 years, is engaged in the manufacturing business. किस में engaged है ये? Manufacturing business के अंदर ये engaged है, and he follows mercantile system of accounting. वो क्या follow कर रहा है? Mercantile system of accounting follow कर रहा है. And details pertaining to his business for the year ending 31st of March 24 is as under. इसकी जो capital receipts हैं ये है 1.2 करोड़। टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस है 2.80 करोड़। टर्नओवर कितना है? 2.80 करोड़ से। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ टर्नओवर कितना है? 8 लाख रुपए का अमाउंट ये रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ द टर्नओवर ऑफ 2.8 करोड़। एंड अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ कैपिटल रिसीट्स 2 लाख रुपए का अमाउंट उसको कैश में मिला है आउट ऑफ द कैपिटल रिसीट्स। Amount received through account pay check, NEFT and other prescribed mode on or before the specified date under 139(1) out of the turnover। यानी जो टर्नओवर है 2.80 करोड़ का, उसमें से 2.5 करोड़ उसको क्या मिला है? अकाउंट पे ही चेक से मिला है या NEFT के माध्यम से या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के माध्यम से मिला है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग स्पेसिफाइड डेट। ठीक है। देन टोटल पेमेंट्स इसने किए हैं 1.60 करोड़ के। कैश पेमेंट किए हैं आउट ऑफ टोटल पेमेंट्स 9 लाख रुपए की। कैश पेमेंट किए हैं 9 लाख रुपए के। एंड नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 10.50 लाख। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। साथ साथ फर्दर ये बता रखा है एन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सैलरी के बारे में बोला, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस ऑफ ₹15,000 पर मंथ ईच पेड टू 1 सिक्योरिटी गार्ड एंड 2 हाउस कीपिंग स्टाफ इन कैश। तो ये डिसअलाउ हो जाएगा अंडर 40A3। अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पेमेंट किया है टू अ पर्सन इन अ डे इन एग्रीगेट तो वो डिसअलाउ हो रहा है। तो कितना ये पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा? 15,000 रुपये पर मंथ दिया है 1 सिक्योरिटी गार्ड 1 साल का एंड 2 हाउस कीपिंग स्टाफ इन कैश, ये कैश में दिया है। ये पेमेंट क्या हो रहा है? डिसअलाउ होगा। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 70,000 पेड इन कैश, पेमेंट इन अ डे इज लेस देन 8,000 तो इसका कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। देन इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टू कमल of ₹70,000 on which tax deducted has not been, TDS has not been deducted, tax has not been basically deducted, TDS has not been मतलब tax has not been तो deducted। The loan was taken for purpose of business। तो आप अगर पेमेंट करते हो रेजिडेंट्स को जिस पे TDS काटना था और नहीं काटा तो कितना डिसअलाउंस हो जाता है? 30% डिसअलाउंस हो जाता है 40A1A के अंदर। 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर यानी 21,000 रुपया डिसअलाउ हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। पहला देखिए, इज मिस्टर नवीन एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यानी 44AD के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो आप एलिजिबल हो जाते हो 44AD के लिए। एलिजिबल बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, और यही 3 करोड़ हो जाती है, यही लिमिट 3 करोड़ हो जाती है प्रोवाइडेड जो कैश रिसीट्स हो डज नॉट एक्सीड 5% of the total turnover।
ठीक है। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या हो जाएगी, 3 करोड़ रुपए हो जाएगी अगर आपकी कैश रिसीट्स, अब 4480 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, प्रोवाइडेड योर कैश रिसीट्स डज नॉट एक्सीड व्हाट 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स द केस में भी। फिर उसमें ये भी बोला गया कि अगर वो अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट नहीं है तो फिर वो कैश रिसीट्स के एम्बिट में ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें अपना इसका टर्नओवर कितना आ रहा है, 2.8 करोड़ आ रहा है, 2.8 करोड़ आ रहा है, और अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ टर्नओवर क्या है, 8 लाख है। तो ये इसका 5% देखें हम, जो इसकी बात कर रहा है कैश रिसीट्स, इट डज नॉट एक्सीड व्हाट एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश डज नॉट एक्सीड व्हाट 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल रिसीट्स। कितना अमाउंट रिसीव इन कैश है, ये इसका देखें तो कितना आ गया, 2.8 करोड़ का 5% 14 लाख होता है। अपने को मिला कितना है, कैश में 10 लाख रुपए ही मिला है, जो भी एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड व्हाट 5%। तो ये इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाएगी, 2.3 करोड़ हो गई, एक तरह से 3 करोड़ से कम ही है इसका। तो क्या ये एलिजिबल हो जाएगा, पहला देखिए ऑप्शन, नो सिंस टर्नओवर ऑफ मिस्टर नवीन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹2 करोड़, ये गलत है। यस सिंस द एग्रीगेट कैश रिसीव्ड डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट रिसीव्ड की बात नहीं कर रहा वो, ये किसकी बात कर रहा है, टर्नओवर की बात कर रहा है। यस सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5% of the such of the turnover, ये सही है। And no the as a cash payments during the year exceeds what 5% of the aggregate payments। पेमेंट साइड नहीं देखते यहाँ, सिर्फ 4480 में रिसीट साइड ही देखते हैं, AB में पेमेंट साइड भी देखी जाती है। Then what would be your answer to MCQ1 assuming for the purpose of answering this MCQ and MCQ3, यानी इस MCQ और MCQ3 को आंसर करने के लिए ये कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, दैट मिस्टर नवीन हैज एडिशनली रिसीव्ड ₹10 लाख बाय क्रॉस चेक आउट ऑफ टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो अब इसका अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना हो गया, ये 10 लाख हो गया, और उसके अलावा ये ऑलरेडी रिसीव कर चुका था 10 लाख, ऑलरेडी रिसीव कर चुका था 10 लाख, तो 20 लाख रुपए रिसीव्ड इन कैश हो गए, 20 लाख कैश में हो गए। तो अब इसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 4480 की है, इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 करोड़ हो जाएगी रादर देन 3 करोड़, क्योंकि ये 5% से ज़्यादा ये अमाउंट इसने कैश में ले लिया है टर्नओवर के। तो क्या हो जाएगा इसका, नो सिंस टर्नओवर ऑफ मिस्टर नवीन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2 करोड़, ये सही है, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अब 2 करोड़ हो गई है, ठीक है। दूसरा, नो सिंस एग्रीगेट कैश रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ द टर्नओवर, ये भी सही है, एग्रीगेट कैश रिसीट्स एक्सीड ड्यूरिंग द ईयर 5% ऑफ द टर्नओवर, सही है ये। देन नो एज अ कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, पेमेंट साइड देखनी नहीं है 4480 के लिए। नो ड्यू टू बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस ए और कंडीशंस बी दोनों ही इसके लिए अप्लाई हो रही है इस केस के अंदर। एक तो उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, और उसकी रिसीट्स क्या है, कैश रिसीट्स एक्सीड्स व्हाट 5% ऑफ द टर्नओवर। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। इज मिस्टर नवीन, तो अब आप देखो इसकी एक तो जो रिसीट्स है, वैसे तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या है, ऑडिट कराना पड़ता है। एक तो आप देखो द
टर्नओवर जो आपका है फॉर ऑडिट, बिजनेस के केस में क्या हो जाता है, 1 करोड़ है। इफ़ योर अगर टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, अगर वो एक्सीड कर रहा है किससे, 1 करोड़ से, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। पर यही 1 करोड़ की लिमिट क्या हो जाती है, 10 करोड़ रुपए हो जाती है। यही 1 करोड़ की लिमिट क्या हो जाती है, 10 करोड़ रुपए हो जाती है, प्रोवाइडेड जो आपके टोटल, जो रिसीट साइड में देखें, जो टोटल आपको कैश रिसीट्स हुई है, टोटल रिसीट्स, इट शुड नॉट बी, कैश रिसीट्स मस्ट नॉट बी एक्सीड, इट मस्ट नॉट एक्सीड व्हाट, 5% ऑफ द, जो टर्नओवर है उसके 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैश रिसीट्स। और पेमेंट साइड में भी जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, जो टोटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, कैश एक्सपेंडिचर क्या है, 5% से ज़्यादा नहीं हो। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसकी जो कैश रिसीट्स है ये 20 लाख हो चुकी है, और पेमेंट देखें जो कैश पेमेंट है, आउट ऑफ टोटल पेमेंट्स इसका कैश पेमेंट कितना हो गया है, 9 लाख हो गया है, जो कि 5% से, ये 5% से ज़्यादा हो चुका है। तो देखिए क्या इसको ऑडिट करानी पड़ेगी, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ नहीं हो पाएगा, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ होएगा, तो इसके लिए क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको ऑडिट करानी है। नो सिंस टर्नओवर ऑफ नवीन डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 करोड़, ये सही नहीं है। यस, सिंस द अमाउंट received in cash during the year exceeds what, 5% of the turnover, then yes, since payments, cash payments during the year, cash payments during the year exceed what, 5% of the aggregate payments, ये सी क्लॉज का सही आ रहा है। तो ये सी इसका सही रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव्ड इन कैश है उसमें ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर दोनों मिला के देखेंगे तो 5% से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कैश में, और कैश पेमेंट्स में ज़रूर से एक्सीड कर रहा है क्या, 5% ऑफ द टोटल जो इसने एग्रीगेट पेमेंट्स किए हैं। तो इसलिए इसको क्या है, अपने अकाउंट्स को क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका टर्नओवर एक्सीड कर चुका है किससे, 1 करोड़ रुपए से। नो सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो ये नो तो हो ही नहीं सकता, ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर नवीन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो नेट प्रॉफिट दे रखा था एज पर P&L अकाउंट, कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, 10.5 लाख रुपए दे रखा है। एक 21,000 का डिसअलाउंस हो गया, और एक आपके डिसअलाउंस हो गया जो आपने कैश पेमेंट्स किए हैं, 180, और ये जो कैश पेमेंट्स किए हैं सैलरी के 360, 540, ये डिसअलाउ हो गया, ये 540 डिसअलाउ हो गया। तो PGBP की इनकम कितनी आ गई, ये तो 40A1A में हुआ, 40A3 में हुआ, तो PGBP की इनकम कितनी आ गई, 10,50,000 प्लस 21,000 प्लस 540, 16,11,000 आपके, 16,11,000 आपके PGBP की इनकम आ गई, 16,11,000 रुपये आपकी क्या आ गई, PGBP की इनकम आ गई, ठीक है। Then what is the amount of profits and gains of business chargeable to tax in hands of Naveen if he does not want to get the books of accounts audited? तो ऑडिट नहीं करानी तो 44AD में रहना है, और 44AD में रहना है तो आपके 6% ऑफ टर्नओवर जो मिल रहा है बैंकिंग चैनल के माध्यम से, और 8% ऑफ टर्नओवर आपको जो मिल रहा है नॉन बैंकिंग चैनल के माध्यम से। ये क्या है, डीम्ड PGB मान लेते हैं।
तो अब आप देखो इसको कितना पैसा मिल गया ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट थ्रू अकाउंट पे चेक। 2.5 करोड़ मिल गया आउट ऑफ टर्नओवर ऑफ क्या 2.80 करोड़। तो 2.5 करोड़ का तो 6% कर लो और 30 लाख का 8% कर लो तो 240 तो ये हो गया और 2.5 करोड़ का 1 करोड़ 50 लाख ही हो गया, सॉरी 15 लाख हो गया, 15 लाख। कितने हो गए ये 1740 क्या हो जाएगा डीम्ड पीजीबीपी हो जाएगा, डीम्ड पीजीबीपी हो जाएगा अंडर 4480। इस 1740 क्या हो जाएगा आपका डीम्ड पीजीबीपी हो जाएगा अंडर 4480। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू बेस से अब तो ये पूरे बड़े वाले आ गए। जीएसटी वाला भी पोर्शन देख लो एमसीक्यूज, जीएसटी वाला एमसीक्यू देख लो, आंसर्स देख लीजिएगा। सेक्शन बी जो जीएसटी का है केस सिनेरियोज। अब देखिए नेक्स्ट जीएसटी से रिलेटेड XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली डीलिंग in manufacturing and distribution of electronic goods in India। ठीक है, XYZ Private Limited is a mid-sized company registered in Delhi dealing in manufacturing and distribution of electronic goods in India. The company has been operating over a decade and has a robust supply chain network across the country. Now the company needs to ensure compliance with various GST regulations related to return filing, registration and payment of tax. तो ये देखना चाह रहे हैं कि they must be complying with the return filing, registration and payment of tax। ठीक है, the company is exploring to expand its sales channel in India through distribution in each state. The company is exploring to expand its sales channel in India through distribution in each state. In view of the same, the company has undertaken the following activities in the month of June. क्या किया है इन्होंने? Organized a distributor conclave in Udaipur, Rajasthan, where the distributors from Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. The total cost of hotel accommodation was 25 lakhs, which was paid by Delhi office to hotel located in the Rajasthan. तो इन्होंने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। कंपनी कहाँ पे है? कंपनी है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो राजस्थान, गुजरात और एमपी के आए हैं और होटल बुक किया है इन्होंने राजस्थान में, जिसको 25 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है दिल्ली ऑफिस के द्वारा। उसके बाद देखिए द कंपनी परचेज सर्टेन गिफ्ट आइटम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्क्लेव। द गिफ्ट आइटम्स वर परचेज फ्रॉम वेंडर्स लोकेटेड इन लुधियाना, पंजाब एंड वर डिलीवर्ड टू होटल इन उदयपुर। खरीदे गए हैं लुधियाना, पंजाब से और डिलीवरी दी गई है होटल उदयपुर, राजस्थान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ कॉन्क्लेव। The cost of gift item 25 लाख है, however the value of individual gift item was restricted to 75,000। फिर कंपनी ने एक परचेज किए इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉयज ट्रेवलिंग फॉर द कॉन्क्लेव एंड द प्रीमियम फॉर सच इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज ₹1 लाख पेड बाय द कंपनी। इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ
requiring such insurance policy. ये same is not under a statutory obligation. ठीक है. The company took on rent a new warehouse facility, a new warehouse near its factory in Delhi for storage and dispatch of goods. The goods are being transported between factory and new warehouse in non-motorized cart. And the value of the goods transported in single trip is up to 5 lakhs. Further, the rent of warehouse is 18 lakhs for initial 11 months, and same is to be revised for 21 lakhs after expiry of the initial 11 months. ठीक है, एक वेयर हाउस लिया है इन्होंने स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स के लिए, और नॉन मोटराइज कार्ट में ये गुड्स का डिस्पैच हो रहा है. द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज 18%, IGST 9%, CGST 9% each unless otherwise specified. On basis of the facts given above, choose the most appropriate answer to question number 1 and 5. On the basis of facts given above, choose the most appropriate answer to question number 1 and 5. Which of the following statement is correct under GST law in relation to hotel accommodation service received by company? अब होटल चार्जेस CGST एंड SGST इन इनवॉइस इशूड टू कंपनी. तो देखो, जब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, या एकोमोडेशन इन होटल है, या आपने हॉल्स वगैरह लिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है. तो ये हो गई राजस्थान में प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लायर होटल भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में जो सप्लाई कर रहा है. प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में. तो ये क्या हो जाएगा, CGST SGST चार्ज करेगा होटल अपनी इनवॉइस में. तो ये सही है. होटल शेल चार्ज CGST एंड SGST इन इनवॉइस इशूड टू द कंपनी. होटल शेल चार्ज IGST इन द इनवॉइस इशूड टू द कंपनी. नहीं. होटल शेल इशू बिल ऑफ सप्लाई टू द कंपनी. बिल ऑफ सप्लाई तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए होती है, कंपोजिशन सप्लायर के लिए बिल ऑफ सप्लाई होता है. The hotel shall charge CGST and SGST to the extent of the charges related to the participants of Rajasthan, and IGST to the extent of the charges related to participants of Gujarat and Madhya Pradesh on invoice issued to the company. गलत है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही राजस्थान में है. ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई और CGST और SGST चार्ज किया जाएगा. देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई in relation to gift items purchased by XYZ Limited. अब यहाँ पे ये XYZ Limited ने गिफ्ट्स खरीदी और इसके इंस्ट्रक्शन पे जो डिलीवरी दी गई है, ये कहाँ दी गई है, राजस्थान में दी गई है. तो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 10(1)(b) के हिसाब से, location of principal place of business of third person on whose direction the goods have been delivered. तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी हो जाएगी. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी. इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दिल्ली होगी. 10(1)(b) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई की यहाँ डिटर्मिनेशन होगी. So यहाँ दिल्ली हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू in relation to gift items and insurance policy purchased by the company? The company is not eligible to avail ITC in relation to both gift items and insurance policy. ये gift items का 17(5) के अंदर अपन ने देखा था कि अगर आप कोई आइटम्स देते हो, लॉस, स्टोलन, गिवन एज गिफ्ट्स, उसका क्रेडिट क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है. इसी हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी,
जब तक कि द सेम इज नॉट अंडर अ स्टेटवरी ऑब्लिगेशन, क्रेडिट क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा, तो कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी. कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी रिलेटेड टू गिफ्ट आइटम्स वैल्यूइंग लेस देन 50,000. नहीं. कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी only on insurance policy as the same is provided to employees of the related person of the company. नहीं. And there is no restriction on availment of ITC related to gifts and insurance policy. ये सारे गलत हैं. पहला वाला ये कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे गिफ्ट्स के रिलेशन में भी, गिफ्ट आइटम्स के रिलेशन में भी, और इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेशन में भी. देन which of the following statement is correct in relation to issuance of e-way bill for transportation of goods between factory and warehouse in non-motorized cart? Non-motorized cart में e-way bill is not required irrespective of value of consignment. यहाँ पे ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट. ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय कंपनी फॉर ईच इंस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू. गलत है, नॉन मोटराइज कार्ट में जा रहा है. ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन गिवन केस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू. ये सही है. ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू अबव 50,000. E-way bill is required to be issued for consignment of goods above 1 lakh. इन दोनों की जगह आंसर इसका क्या रहेगा, बी रहेगा. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय कंपनी. कहाँ लिया है, एक बार इसको पढ़िए. द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली. फैक्ट्री इन दिल्ली, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है, दिल्ली में है. तो ये एक तरह से आपकी क्या हो गई, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई. ये आपकी क्या हो गई, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई फॉर डिस्पैच, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स. द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द फैक्ट्री एंड न्यू वेयर हाउस इन नॉन मोटराइज्ड कार्ट. द वैल्यू ऑफ सच गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन सिंगल ट्रिप इज अप टू 5 lakhs. Further, the rent of warehouse is 18 lakhs and initial 11 months, and same would be revised to 21 lakhs after the expiry of 11 months. Okay, ठीक है. अब ये पूछ रहा है वेयर हाउस के रिलेशन में क्या मांग रहा है. सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी. ये सही है. आप चाहें तो रजिस्टर कराओ वेयर हाउस को, नहीं कराओ, क्योंकि सिंस company and warehouse are located in same state, generally separate registration is not required. GST registration is required mandatorily, separate की जरूरत नहीं है. अगर ये different state में होता तो होता. GST registration is required as casual taxable person for terms of agreement, नहीं. And separate GST registration required once the rent is more than 20 lakhs per annum. इससे कोई लेना देना नहीं है. तो कुल मिला के बात क्या है, सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी. तो ये अपन ने इससे रिलेटेड MCQ डिस्कस कर ली. तो दीज वर द केस सिनेरियो बेस्ड MCQs विच वी हैव डिस्कस्ड फॉर इनकम टैक्स एज वेल एज से GST, जो RTP में पूछे गए. अच्छी से अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं, और केस सिनेरियो बेस्ड MCQs हमने अपने अलग से भी दे रखे हैं और इंडिविजुअल MCQs भी दे रखे हैं, तो 30 मार्क्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू कैन स्कोर से 20 to 25 मार्क्स हियर इन दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम जो है टैक्सेशन का आराम से क्लियर कर सकते हो. और बाकी वर्किंग नोट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो भी आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं, सबके वर्किंग नोट्स आप लिखते जाइए. साथ के साथ जो आपने लिखा मेन पॉइंट, उसकी जो कंप्यूटेशन की, वहीं के वहीं आपने क्या कर लिया, उसके वर्किंग नोट लिख लिए. बाई चांस आपकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन गलत भी हो, परंतु वर्किंग नोट्स के आपको नंबर मिलते हैं. तो आधा नंबर अगर आपका कंप्यूटेशन का है, तो आधा नंबर ही उसके वर्किंग नोट का होता है. तो फंडामेंटली इस तरह से आप तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतने ही क्वेश्चंस पे कमांड आएगा, एग्जाम के अंदर आप लिख के आ पाएंगे.
देखिए पढ़ के ऑडिट करना बहुत इजी होता है, परंतु हाथ से लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना वो मेन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, वो प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड। एग्ज़ाम्स अब आ ही गए, मतलब पहले तो क्या होता था जुलाई के बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आया फिर आपको बस टाइम मिलता था। जिन बच्चों ने फर्स्ट अटैम्प्ट ही देना उनके टाइम है, पर जिन्होंने नहीं क्लियर हो पाए तो उनके पास कम टाइम है, उसी हिसाब से आपको टोटल रिवीजन करके ये अपीयर होना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।